चलिए भाई शुरू करें आज की चर्चा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सीआईबी एमसीक्यू सीरीज में आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में स्वागत है। मॉड्यूल ए पर हमारी बातचीत हो चुकी है, बीआरबीएल पर हमारी चर्चा चल रही है और मैं एमसीक्यू के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं। मॉड्यूल वाइज हमारी बातचीत चल रही है। मॉड्यूल ए पर पिछली मुलाकात में हम लोगों ने पूरी बात कंप्लीट कर ली है। आज से मॉड्यूल बी पर आपके एमसीक्यू की शुरुआत हो रही है। मॉड्यूल बी की आज हम शुरुआत करें और मॉड्यूल बी की जो शुरुआत होती है वो पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से इसकी शुरुआत होती है। इसी अधिनियम पर आज हम सारी एमसीक्यू देखने वाले हैं। क्लियर है मित्रों? और बाकी जो आपकी क्लास हो चुकी है, आप में से जिन्होंने भी मॉड्यूल ए की क्लास नहीं देखी है वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में मिल जाएगी। आप उसे लाइव सेक्शन में देख सकते हैं जाकर, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा मॉड्यूल ए कवर किया गया एमसीक्यू के थ्रू। आज की बातचीत शुरू करें तो पीएमएलए एक्ट पर आज हमारी चर्चा होनी है। मॉड्यूल बी का ये पहला टॉपिक है जिस पर आज हमारी बातचीत शुरू हो रही है। आज हम इस टॉपिक पर पूरी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की शाम के लिए है मॉड्यूल बी का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002 व्हिच ऑफ द एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है? देखिए पहले इस पे कुछ बातें आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें एक तो सेक्शन 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस माने जाएंगे उनकी चर्चा हुई है। और सेक्शन 4 के अंतर्गत बातचीत की गई है पेनल्टी और पनिशमेंट की चर्चा की गई है। बेसिकली पनिशमेंट और पेनल्टी की चर्चा की गई सेक्शन 4 में। तो यहां दोनों से, इन दोनों सेक्शन में से एक सवाल तो बनता ही बनता है, इसलिए आपको इन दोनों सेक्शन को ठीक से समझना होगा, देखना होगा। वहीं से ये क्वेश्चन आपका पहला वाला क्वेश्चन बन रहा है। इत्मीनान से आंसर करिएगा बहुत आराम से। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, सेक्शन 3 किसकी बात करता है? पीएमएल एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं उनकी बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएल एक्ट 2002 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ऑफेंसेस के तौर पर मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कौन सी एक्टिविटीज है? Earning income from a legitimate business and investing it in real estate। अगर आपने कोई इनकम लेजिटिमेट बिजनेस से या लेजिटिमेट सोर्स से अर्न किया और उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, या कंडक्टिंग अ सिंगल कैश ट्रांजैक्शन अबव ₹10 लाख विदाउट रिपोर्टिंग टू एफआईयू आईएनडीडी। एफआईयू का मतलब जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, आरबीआई के अंतर्गत ये काम करती है। तो आपने अगर एक सिंगल कैश ट्रांजैक्शन किया है जो 10 लाख रुपए से ऊपर है और अगर आपने उसकी रिपोर्ट एफआईयू के नहीं की है, ये ऑफेंस माना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत। या क्या है, फेलिंग टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स आइडेंटिटी फॉर 5 ईयर। ये आपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को 5 साल मेंटेन करना था, आप उसको मेंटेन करने में फेल हो गए, ये माना जाता है। या डी कह रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेजिंग इन एनी प्रोसेस कनेक्टेड विद प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। देखिए आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज हैं किसी ऐसे प्रोसेस में या कनेक्टेड हैं किसी ऐसे प्रोसीड में जो क्राइम से संबंधित है या जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, या आप ऐसी प्रॉपर्टी को अनटेन्ड रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ऑफेंस माना जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 पर आप लोगों का दुरुस्त आंसर करते चलिए। देखिए भैया, आपके लिए ऑफेंस एक अलग चीज होती है, सेक्शन 3 ऑफेंस की बात करता है। और इसके बाद जो लाइबिलिटीज हैं, है ना, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, ये एक अलग मामला है। यहां पर जो बातचीत की जा रही वो ऑफेंस पर चर्चा की जा रही है। क्लियर है? तो सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। आप में से जिन मित्रों ने भी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी मित्रों का स्वागत है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following is not an element of the offense of money laundering under section 3 of the PMLA Act 2002 as amended in 2013? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग में एक ऑफेंस नहीं माना जाता है। क्लियर? इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस, है ना, ऑफेंस का एक एलिमेंट नहीं है। इस बात पर आपको ध्यान देना। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, कंसीलमेंट और प्रोसीड ऑफ क्राइम, क्राइम्स जो किया जा रहा है उसका कंसीलमेंट करना, उसको छुपाना, या पोजेशन और एक्विजिशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, या क्या है, फाइलिंग अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एसटीआर विद एफआईयू आईएनडी, या प्रोजेक्ट इन आईएनडी यहां पर होगा, यहां पर डबल डी शायद लिखा हुआ था, हाँ ये डी ऑप्शन था, इसको हटा दीजिएगा, तो मैं बताना भूल गया। या प्रोजेक्टिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ऑप्शन को भी ठीक से देखेंगे तो भी आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा आप लोगों का बिल्कुल दुरुस्त आंसर? बढ़े आगे, चले, ठीक है, चलिए सी ऑप्शन। क्लियर है? बिल्कुल दुरुस्त। इनमें से आप में से जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ये सारे के सारे कंसीलमेंट करना, पोजीशन करना, या आप अगर जो है इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो भी, या किसी भी क्रम में अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी सीक्वेंस में अगर आप शामिल हो रहे हैं
और कंसीलमेंट कर रहे हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी को आप सही प्रॉपर्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या किसी प्रॉपर्टी को आप कंसील कर रहे हैं, ये सब आपके ऑफेंसेस के अंतर्गत ही माना जाता है। तो आपका आंसर यहां पर सी फाइलिंग अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, देखिए ये आपका ऑफेंस नहीं होगा बल्कि ये आपकी लायबिलिटी होती है, रेगुलेटेड एंटिटी की लायबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी आंसर आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4 किसकी बात करता है? पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टीज वगैरह है, उनकी चर्चा करता है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पीएमएलए 2002 व्हाट इज द स्टैंडर्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। देखिए सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस डिफाइंड किए गए, अगर आप उनमें दोषी पाए जाते हैं तो सेक्शन 4 के अंतर्गत स्टैंडर्ड पनिशमेंट क्या है? क्लियर है? सेक्शन 4 पनिशमेंट की चर्चा करता है। इंप्रिजमेंट अप टू 5 years एंड अ फाइन अप टू 5 लाख, 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर 3 to 7 years एंड अ फाइन विद नो अपर लिमिट। रिगरस इंप्रिजमेंट का मतलब होता है सश्रम कारावास, मतलब कारागार में आपको काम करना होगा, सश्रम कारावास जिसको कहते हैं, जो 3 साल से 7 साल तक के बीच में, मतलब मिनिमम 3 साल की हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है, और फाइन भी लगेगा, लेकिन फाइन की कोई अपर लिमिट नहीं है। या इंप्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 1 लाख, 3 साल तक की जेल, 1 साल तक का जुर्माना, या रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर 5 to 10 years विद नो फाइन, या बिना किसी फाइन के साथ रिगरस इंप्रिजमेंट होगा 5 साल से 10 साल के लिए। क्या होगा इसमें? दुरुस्त आंसर करते चलिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पर दुरुस्त आंसर आप लोगों का क्या होगा? आंसर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर दुरुस्त आंसर क्या है? देखिए मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूं, मैं अपनी तरफ से आपको इसमें चर्चा बता देता हूं। अब इसमें जो आपका पनिशमेंट है वो ध्यान से समझिएगा, इसमें जेल और फाइन दोनों की चर्चा की गई है। असल में फाइन इस आधार पर लगाया जाता है जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसके आधार पर फाइन लगता है, लेकिन जो जेल है उसको समझिए। जो इंप्रिजमेंट है वो रिगरस इंप्रिजमेंट है, पहली बात तो ये है, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है। तो मिनिमम 3 साल की जेल होगी, मैक्सिमम 7 साल की जेल होगी। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जहां पर जेल 7 साल से बढ़ा के 10 साल भी आपको की जा सकती है, वो है अगर आप नारकोटिक, इस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब इस अपराध के साथ साथ इस अधिनियम में अगर आप पैराग्राफ 2 के अंतर्गत नारकोटिक ड्रग्स वगैरह में भी अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उस केस में आपकी मैक्सिमम जेल 7 साल की बजाय 10 साल होगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बना कि स्टैंडर्ड, क्लियरली लिखा है स्टैंडर्ड इंप्रिजमेंट क्या है, तो वो 3 साल से 7 साल है। 10 साल आपका तभी आंसर बनेगा जब पैराग्राफ 2 की चर्चा होगी क्वेश्चन के अंदर, या नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह की चर्चा जब क्वेश्चन के अंदर होगी, तो आपका आंसर मैक्सिमम जेल में 10 साल बनेगा। मिनिमम वहां भी 3 ही साल है, लेकिन मैक्सिमम वहां 7 साल की बजाय 10 साल होगा। इसके लिए जो दुरुस्त आंसर है आपका वो बी ऑप्शन होगा, रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर 3 to 7 ईयर। आप लोगों ने बी आंसर किया भी है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल दुरुस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फॉर विच कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस डज सेक्शन 4 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002 प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड मैक्सिमम इंप्रिजमेंट टर्म ऑफ अप टू, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, यही दिक्कत है। कई बार मैं आपके साथ इतना सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं कि अगले वाले क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंच जाते हैं। चलिए आंसर हमें मिलना चाहिए, पहले मिले बाद में मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे पास सारे आंसर्स आने चाहिए, तो पहले मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब उम्मीद है इस क्वेश्चन पर आप में से कोई भी व्यक्ति इसमें गलत आंसर मत करिएगा, बिल्कुल दुरुस्त आंसर करिएगा। आप सभी ने अभी तक क्वेश्चन के लिए बहुत जबरदस्त आंसर किया भैया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी के जो शेड्यूल ऑफेंस है सेक्शन 4 के अंतर्गत इसी पीएमएलए एक्ट का, वो एक एक्सटेंडेड मैक्सिमम इंप्रिजमेंट प्रोवाइड करता है 10 साल तक का। ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड लिस्टेड इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, ये ऑफेंस इन्वॉल्विंग टेररिज्म अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल, इस शेड्यूल के पार्ट सी में जो टेररिज्म वाला वो इन्वॉल्व है उसमें, ये ऑफेंस रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर पार्ट ए पैराग्राफ 2। क्या होगा? डी ऑप्शन भी मैं पढ़ दूं, ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड अंडर द कंपनसेशन, नहीं, कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दुरुस्त आंसर, इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, इसमें हम लोगों ने पीछे चर्चा की है, डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002 एंड रूल 3 ऑफ द 2005 रूल्स, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर विच रिपोर्टिंग एंटिटीज मस्ट प्रिजर्व रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लाइंट आइडेंटिटी। चलिए देखिए भैया, क्या है कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो रूल 3 दिया गया है, आपका जो मेंटेनेंस ऑफ रूल 2005 का रूल 3 है, उसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि जो इतनी रिपोर्टिंग एंटिटीज होती हैं उनको अपने पास ट्रांजैक्शंस के या और क्लाइंट के आइडेंटिटी के रिकॉर्ड कितने दिनों तक प्रिजर्व करके रखना होता है? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ क्या सेसेशन ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप,
3 साल जिस दिन मतलब ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है या जिस दिन आपने उस व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप क्लोज किया है उसके अगले 3 साल तक, या 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन और सिचुएशन ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप, या जिस दिन आपने अपना बिजनेस क्लोज किया वहां, या जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वहां से अगले 5 साल तक। सेम वही बात लिखी गई है, 7 year या 10 year। क्या होगा दुरुस्त आंसर पीएमएल एक्ट के अंतर्गत? आंसर करते चलिए भैया। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे ले लिया है। आंसर की ओर बढ़े, आंसर की तरफ बढ़े बाबू। चलिए क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर जो आपका दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 5 ईयर का। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से सभी ने बी आंसर किया भी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 साल कहां पर, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल वाली मुलाकात में, कल नहीं इसके पहले वाली जो मुलाकात थी इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी दैट द डायरेक्टर एफआईयू एंड आईएनडी can impose on a reporting entity for failing to comply with the section 12 obligations as per section 13 of the PMLA Act। देखिए सेक्शन 12 के अंतर्गत आपके पास ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं कि रिकॉर्ड आपको जो प्रिजर्व करना है वो कितने दिनों तक कैसे प्रिजर्व करना है। सेक्शन 3 अगर आप उसको कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो उस पर पेनल्टी की बात की जाती है। तो क्या पेनल्टी है आपको ये बताना है। 50,000 रुपए है प्रत्येक घटना के लिए यानी पर इंस्टेंस, या 1 लाख रुपए है, या 5 लाख रुपए है, या 10 लाख रुपए है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अब देखिए डेटा है, इसमें हमें बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना है। चले आंसर की ओर बढ़े, आंसर करिए। इस क्वेश्चन पर इत्मीनान से रुक कर आंसर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो पेनल्टी की चर्चा की गई है सेक्शन 13 में, और अगर इस पे भी हम बहुत स्पेसिफिक जाएंगे तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। सबसेक्शन 2 के भी सबसेक्शन डी या सी में है, सबसेक्शन 2 में तो है। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए, इस पे सफिशिएंट टाइम ले लिया है। इस क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात? 1 लाख रुपए होगा। देखिए यहाँ पर अच्छा लिखा भी, एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए देखा, हाँ सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में देखिए सबसेक्शन डी ऑफ सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन डी of the PMLA 2002 empowers the director FIU IND to impose a monetary penalty ranging from Rs10,000 to 1 लाख रुपए। मैक्सिमम की बात की गई थी तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए। यहां पर आपका आंसर भी यही होगा। For each instance of non-compliance with the Section 12 obligation, failure to report transaction, maintain record or verify client identity, additional action like warnings or compliance क्या है directives may also apply। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। Under Rule 8 of Prevention of Money Laundering, Maintenance of Record, Rule 2005, what is the deadline for reporting entities to submit a cash transaction report to FIU for a cash transaction exceeding 10 लाख रुपए? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन पर आने के पहले कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में हुआ है, 10 लाख या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में हुआ है, या अगर उससे ज्यादा हुआ तो 10 लाख हुआ, या उसके इक्विवेलेंट हुआ या उससे ज्यादा हुआ, फॉरेन करेंसी की वैल्यू में अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन अपने पास रखना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने एग्रीगेट मंथली 10 लाख या उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में किया है तो वो रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन रखना होगा। अब सवाल यहां पर किया जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड आप मेंटेन अपने पास रखते हैं इसे आपको फर्निश करना होता है डायरेक्टर के पास, जो एफआईयू के डायरेक्टर होते हैं उनके पास फर्निश करना होता है। तो कितने दिनों में करना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत इत्मीनान से दीजिएगा भैया। क्लियर है? चलिए, अंडर रूल 8 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रूल 2005, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर रिपोर्टिंग? आप कितने दिनों में फर्निश करेंगे या रिपोर्ट करेंगे रिपोर्टिंग एंटिटीज टू सबमिट अ कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू एफआईयू फॉर कैश ट्रांजैक्शन क्या है एक्सीडिंग Rs10 लाख। 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके 7 दिनों के अंदर, या आपका है 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस दिन महीना खत्म हुआ है, मंथ खत्म हुआ है उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर, या 15 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। सक्सीडिंग मंथ के 15, सक्सीडिंग मंथ क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं इस महीने आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, ध्यान से समझिएगा, इस महीने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है वो मई चल रहा है, तो सक्सीडिंग मंथ इसका क्या होगा ध्यान से समझिएगा। सक्सीडिंग मंथ का मतलब होता है जून, यानी जून की 15 तारीख तक आपको ये कर देना है 15 डे के अंतर्गत। जून का 15 डे है ना, सक्सीडिंग डे ऑफ द 15 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी जो जून होगा उसका 15 दिन
15 दिन का मतलब 15 तारीख हो गया, या 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, या ट्रांजेक्शन की डेट से 30 दिनों के अंदर आपको ये करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे इत्मीनान से आंसर करिएगा, इसमें मिले जुले आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप मित्रों में से जिन्होंने भी सी आंसर किया 15 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रिजर्विंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अंडर रूल सब टू इनेबल रिकंस्ट्रक्शन। भैया आपको ये बताना है कि जो पीएमएल एक्ट के अंतर्गत रूल 4 है, क्लियर है, रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस रूल जो 2005 का रूल 4 है, उसके अंतर्गत जब भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उसमें क्या मैंडेट होगी, उसमें उस रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रिकॉर्ड मस्ट इंक्लूड द क्लाइंट्स एनुअल इनकम डिटेल, क्लाइंट्स की एनुअल इनकम डिटेल उस रिकॉर्ड में मेंटेन होना जरूरी है। द रिकॉर्ड मस्ट अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर, डेट एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, या रिकॉर्ड में क्या क्या और चीजें हैं जिसमें अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर, जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ था, किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है और किस अमाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है। रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड इन अ फॉरेन सेंटर ऑफ फॉर सिक्योरिटी, या रिकॉर्ड मस्ट बी अपडेटेड मंथली विद क्लाइंट कॉन्टैक्ट डिटेल। क्या होगा इसके लिए आंसर? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है किसी ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड उसके प्रिजर्व करने को लेकर? दुरुस्त आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा दुरुस्त आंसर? देखिए जब भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उसमें उस रिकॉर्ड में आपके लिए जरूरी है कुछ चीजों का आना। सबसे पहला, जो पार्टीज उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी उनका आइडेंटिफिकेशन आपको अपने पास मेंटेन रखना होता है। किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ था, किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ था, किस अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ था और किस करेंसी में ट्रांजैक्शन किया गया था, ये आपको मेंटेन रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए बी आंसर आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट वाज द क्या है सेंटेंस इम्पोज्ड ऑन हरि नारायण इन द फर्स्ट ever PMLA conviction in 2017 and under which section was it prescribed? देखिए भैया आप लोगों ने जब अपनी बुक देखी होगी, अपना सिलेबस देखा होगा, तो वहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो अभी तक कन्विक्शन है, जो उसमें कुछ केस लॉ दिए गए हैं, जैसे रोज वैली का केस आपको बुक में देखने को मिलेगा, हरि नारायण साहब का केस आपको देखने को मिलेगा। तो हरि नारायण तो एक बार पूछा भी गया केस है, झारखंड के जो है कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं ये भाई साहब, इन पर जो है भारत का पहला जो है पीएमएलए अधिनियम का मुकदमा दायर किया गया था, इनको सजा भी हुई थी, वहीं से ये सवाल बना उस केस स्टडी से, ठीक है। तो मुझे जहां तक अमाउंट याद आ रहा है 3.7 करोड़ रुपए के घोटाले का इनके ऊपर जांच हुई थी, क्लियर है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अलग अलग अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्होंने बहुत सारी कंपनीज एस्टैब्लिश की थी पब्लिक अमाउंट को यूज करने के लिए। व्हाट वाज द सेंटेंस, है ना, अच्छा कितना सेंटेंस दिया गया था, यानी जेल कितनी हुई थी हरिनारायण राय को, जो पहला कन्विक्शन है 2017 में पीएमएलए एक्ट का लेकर, 5 साल का रिग्रेस इंप्रिजमेंट हुआ था और 50,000 रुपए की फाइन हुई थी सेक्शन 3 के अंतर्गत, या 7 साल का रिग्रेस इंप्रिजमेंट हुआ था और 5 लाख रुपए का फाइन हुआ था सेक्शन 4 के अंतर्गत, या 10 साल की जेल हुई थी और 1 लाख रुपए का फाइन हुआ था सेक्शन 5 के अंतर्गत, या 3 साल का इंप्रिजमेंट हुआ था और 10 लाख रुपए का फाइन हुआ था सेक्शन 13 के अंतर्गत। तो अगर आप सेक्शंस पर ध्यान दोगे बाबू तो आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। मैं आपको एक क्लू दे दे रहा हूं, पीएमएलए अधिनियम के सेक्शन 3 के अंतर्गत ऑफेंसेस की चर्चा की गई है और सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशमेंट की चर्चा हुई है, पनिशमेंट की बात हुई है। तो बाबू सेक्शन 3 में ऑफेंसेस की बात की गई है, सेक्शन 4 में पनिशमेंट की बात की गई है, पनिशमेंट की ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका क्या बनेगा? सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर ले लिया, 7 इयर्स का रिकर्स इंप्रिजमेंट था और 5 लाख रुपए का फाइन था सेक्शन 4 के अंतर्गत, और इसमें एक बात यह भी की गई थी कि अगर आप 5 लाख रुपए का फाइन नहीं देते हैं तो 18 महीने की जेल और बढ़ा दी जाएगी, ये भी चर्चा इसमें हुई है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? इनमें से कौन सा पीएमएलए एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, या यूं कहे इनमें से कौन सा पीएमएलए एक्ट में है नहीं? लाइफ इंप्रिजमेंट, आजीवन कारावास, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी? क्या होगा इनमें से दुरुस्त आंसर? क्या इनमें से नहीं है पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत? यह आज की शाम का आखिरी क्वेश्चन है बाबू। पीएमएलए अधिनियम के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं है? आंसर करिए। चलिए देखिए दुरुस्त आंसर इसमें से क्या होगा? प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी किया जा सकता है, कॉन्फिस्केशन भी हो सकती है प्रॉपर्टी की, ये तीनों हो सकता है, लेकिन लाइफ इंप्रिजमेंट कहीं नहीं है। जेल जो है बाबू, अगर इंप्रिजमेंट की बात करें तो 3 इयर्स
टू 7 ईयर है, और अगर आप पैराग्राफ 2 में के अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह है, तो उसके अंतर्गत 7 साल की बजाय 10 साल हो जाएगा, लेकिन लाइफ इंप्रिजमेंट की बात नहीं हुई है, यानी आपका आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, और कल आपसे वापस मुलाकात होगी। मॉड्यूल बी की शुरुआत हो चुकी है, मॉड्यूल बी पर कल हम अगली यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं बैचेस की जानकारी लगातार आपके साथ साझा करता रहता हूं, बातचीत होती रहती है। आप में से जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अभी जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अभी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। आप पेड बैचेस में होंगे, आपको ये सारी जानकारी है ऑलरेडी। और अभी जो टारगेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन को, उनके लिए महापैक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, उस पर मैं आपसे लगातार चर्चा करता रहता हूं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिला, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में आपको महापैक मिला। महापैक में आपको सारे बैचेस की, जितनी रनिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिलता है, जितने भी अपकमिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन पर। बार बार आपको कुछ भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं। और इसमें आपको अलग से इलेक्टिव पेपर भी मिलता है, इसमें आपको इलेक्टिव पेपर मिलेगा। इलेक्टिव पेपर आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है। 4 इलेक्टिव पेपर का ऑप्शन हम आपको उपलब्ध कराते हैं, 5 आपको आईएबीएफ उपलब्ध कराता है, जिनमें से 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। क्रैश कोर्स अभी भी आपका सीआईबी का चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं। गोल्ड फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच है, फाउंडेशन बैच है। और अगर आप में से किसी का सीआईबी का सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट रुका हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है, तो आप कंपलसरी पेपर चारों यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। और आपने महापैक सब्सक्राइब किया तो आपको ये इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मैं सीआईबी में आपके 2 सब्जेक्ट को डील करता हूं, बीआरबीएल जो आपका 4th कंपलसरी पेपर है, और इलेक्टिव पेपर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब मिलता रहता है, सारी सूचनाएं हम आपको यहीं से देते रहते हैं। अगर इसको स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। ये क्लास आपके लिए रोज रेगुलर चलती है, लाइव चलती है। ट्यूसडे से संडे हमारी मुलाकात होती है, मंडे वीक ऑफ होता है। क्लास की टाइमिंग है 7:30 PM पर। आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।